तो होमवर्क में जो दिए थे वो ये था कि 3x4 और 5x4 का 2 रूम था, इसका हमको ब्रिक्स निकालना था। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा या फिर कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ये मेजर करके हम बता सकते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, जैसे कि नीचे का जो भी था तो चेकआउट करते हैं। एक्सकेवेशन में हम लोगों ने फाउंडेशन को चेक कर लिया था, टोटल लेंथ कैलकुलेट किया था। उसके बाद वेट, हाइट और क्वांटिटी ये सब भी कैलकुलेट किए थे। ठीक है। नीचे में पीसीसी बोला गया था, तो हम लोगों ने पीसीसी किया था। पीसीसी का वेट था क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का डाटा लेके चले थे। ये वाला 1.2 मीटर, और ये हाइट था 50 सेंटीमीटर का। ये वाला हम लोगों ने किया था। इसके बाद फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग ये तीनों हम लोगों ने निकाला था। मतलब ये 1 मीटर, 0.9 मीटर और 0.5 मीटर का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया था। अगला जो डाटा था वो था कि हमको फुट ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो मेरा ब्रिक वर्क है वो 4 मीटर है, और इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो पिछले वाले में क्या था, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो सेम आएगा। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर। लेंथ और यूनिट तो पहले से पता है कि ये उसका नंबर चलेगा, सेंट्रल लाइन में हमेशा 1 ही चलता है। सिर्फ जब डोर विंडो की बात करेंगे तो जितना नंबर ऑफ डोर विंडो रहेगा वहां पे चेंज होगा। बट क्योंकि सेंट्रल लाइन हम लोगों ने निकाला था तो इसके लिए ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, एल का वैल्यू, एल हमको निकालना पड़ेगा। और जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, कि पहले हमने टोटल निकाला था 30.1, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, विड्थ ऑफ द आइटम, और विड्थ ऑफ द आइटम कितना है, और 0.3 है, डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। और टोटल कितना टी जंक्शन है, टोटल 2 टी जंक्शन है। इसका वैल्यू बता दो फटाक से, कौन बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देखा था। इसके आगे हम लोग ब्रेक वर्क करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में। और जो सुपर स्ट्रक्चर हमारा था वो 4 मीटर हाइट तक था। और जो रूम था हमारा, रूम 3x4 मीटर और 5x4 मीटर का था। ठीक है। और इसका जो थिकनेस है ये 0.3 मीटर है। तो हम अब वापस एस्टिमेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका सेंटर लाइन। ठीक है, मतलब एल का वैल्यू, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए जितना हम सेंटर लाइन निकालते 30.1 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 0.3/2, क्योंकि विड्थ ऑफ द आइटम क्या है, विड्थ ऑफ द आइटम है मेरा ये वाला वॉल, और इसका थिकनेस है 0.3। तो 0.3/2, और टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन कहने का मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक टी जंक्शन है, एक यहाँ पे टी जंक्शन आएगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका डाटा बता दो कितना आएगा। देखो ये तो कॉपी में लिखने के लिए है। अगर सिस्टम में बनाते हैं हम तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे पहले इक्वल टू लगाते हैं, फिर लिखते 30.1 माइनस, ब्रैकेट लगाते हैं 0.3/2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जैसे ही एंटर करते हैं ये हमको डाटा दे देता है। समझे। नहीं, तो जो यहाँ पे हम डाटा, वो अगर सुनना हमको है, एक्स, कुछ पूछ रहे वो हैं। बस में नहीं है। चलो। तो यहाँ पे बता रहे थे कि अगर ये जो हम लिखे, ये हम लिखे कि आपको कॉपी में एज इट इज ऐसे ही लिखना है, और आप भेजे भी थे। अगर हम आपका इमेज को चेक करें तो यहाँ पे आप ये इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे रिमार्क में दिखाए हो, इसी के लिए हम ये वाला लिख रहे थे। बट अगर आप एक्सेल सीट में बना रहे होगे तो आप क्या करोगे कि आप
को ये करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे देखना, यहाँ पे इक्वल टू पहले लगाते हैं। इक्वल टू लगाने से क्या होता है कि आप जो भी लिखोगे ये एक्सेल अपने आप इसको सॉल्व कर देगा। तो इक्वल टू लगा के हम 30.1 माइनस 0.3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किए तो ये खुद में आपको आंसर दे देगा 29.8। 29.8 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एल का वैल्यू आएगा कितना, 29.8 नोट कर देते हैं मीटर। लेंथ नंबर मेरा 1 रह जाएगा। लेंथ यहाँ पे आ जाएगा 29.8। विड्थ ऑफ द आइटम, विड्थ कितना था, 0.3 था ना। आगे बढ़ेंगे, हाइट ऑफ द आइटम। तो हाइट एक बार चेक कर लेते हैं। हाइट है हमारा 4 मीटर। तो 4 मीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर के लिए 3 और 4 मीटर के लिए 4। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट हो गया। अब यहाँ पे डाटा कितना, तो हमको क्या करना होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू लगा के हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इस पे क्लिक, अगेन मल्टीप्लाई इस पे क्लिक, अगेन मल्टीप्लाई इस पे क्लिक और एंटर ये कर सकते हैं। तो ये आएगा 35.76। मैच कर लेते हैं। तुम कैसा है बच्चा? अगर इसको हम रोटेट करें, ब्रिक वर्क इन 4 मीटर 34.68, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेना अभिषेक, आप ही का 34.68 35.76 आ रहा है। ठीक है, एक्सेल सीट तो कैलकुलेटर की जैसा ही काम करता है, तो मतलब ये वाला कैलकुलेशन सही ही होगा। ठीक है, तो ब्रिक वर्क हम सुपर स्ट्रक्चर में निकाले, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा हम दीवार ही दिए हैं। हम यहाँ पे कुछ ओपनिंग छोड़े थे, जैसे कि विंडोज था और हमारा डोर था, और साथ ही साथ कहे थे कि लिंटन हम प्रोवाइड करेंगे 150 mm का डेप्थ पे। ठीक, तो हमको यहाँ पे रिडक्शन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दरवाजा आ रहा है, खिड़की के लिए ओपनिंग छोड़ रहे थे, यहाँ तो ईटा लगेगा नहीं। तो डिडक्शन में आएंगे, यहाँ पे नोट करेंगे डिडक्शन। डोर के लिए, विंडो के लिए लिंटन ओवर डोर, लिंटन ओवर विंडो, इसको कॉपी लगाते हैं और यहाँ लाके वापस से पेस्ट कर देते हैं। टोटल 2 डोर है और शायद 3 विंडोज था ना, तो 2 डोर एंड 3 विंडोज। क्लियर? अब डोर का साइज क्या, तो 1.2 मीटर, ये वाला लेंथ 1.2 मीटर और हाइट 2.1 मीटर। वापस एक्सेल में आओ, लेंथ ऑफ द डोर 1.2 मीटर, विड्थ ऑफ द डोर 2.1 मीटर, सॉरी कंट्रोल एक्स, हाइट ऑफ द डोर 2.1 मीटर, और जो विड्थ है, ये विड्थ आपका वॉल का थिकनेस ही तो रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम डिडक्शन कर रहे हैं ना, तो वॉल का थिकनेस जो हम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, हम इतना सा हटाएंगे, वो है आपका 0.3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। विंडोज का क्वांटिटी है मेरे पास 3, और यहाँ पे इसका लेंथ और विड्थ कितना, तो हम आते हैं ड्राइंग में। ड्राइंग पे यहाँ पे बताए थे कि जो विंडो है वो 1.4 है और हाइट है 1.2, मतलब ये जो चौड़ाई है ये 1.4 है और जो हाइट होगा वो होगा 1.2 मीटर। तो हम हाइट पे 1.2 लिख लेते हैं, लेंथ में 1.4 लिख लेते हैं, और दीवार तो मेरा 0.3 का ही था, हम इसको 0.3 रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमको चाहिए इसका प्रोडक्ट, तो क्योंकि हम यहाँ पे नहीं, अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, दो तरीका होता है, या तो जैसे हम इसका पिछले वाले में किए थे,
कि यहाँ पे हम इक्वल टू लिखे और हर एक पे क्लिक करते गए, फिर इनटू लगाते गए, क्लिक मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्लिक। दूसरा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू प्रोडक्ट लिखो, ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर कर दो। तो ये इस पूरे का चारों का प्रोडक्ट आपको C16 से F16 मतलब C16 से F16 तक का ये चारों को मल्टीप्लाई करके आपको डाटा दे देगा। हम इसको ड्रैग करके चारों पे ले आते हैं, क्योंकि हम इस पे अगर फॉर्मूला इस चार पे सेट किया और इसी को हम यहाँ पे से ड्रैग करके नीचे लाएंगे, तो इन चारों पे भी ये सेम लाइन के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट C16 से F16 था, तो इसका नेक्स्ट वाला पे C17 से F17 तक आ जाएगा। ये C18 से F18 का प्रोडक्ट और ये वाला C19 से F19 का प्रोडक्ट। ठीक है, अब है कि लिल्टन ओवर डोर एंड विंडो। तो लिल्टन ओवर डोर कितना और विंडो कितना, तो हम लास्ट क्लास पे क्वेश्चन में बताए थे कि जो इमेज इस इमेज से बताए थे कि अगर हम ओपनिंग छोड़ रहे हैं तो लिल्टन कहीं पे भी मेरा यहाँ पे नहीं खत्म होता है, एंड टू एंड खत्म नहीं होता, ये हमेशा अंदर रहेगा आपका। और कितना रहेगा ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ये 150 mm डेप्थ बोला है इन करने के लिए, तो हम उसको 150 mm इन करेंगे। तो 150 इन करने का मतलब क्या, कि जो मेरा डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर, इसमें हम कहीं ना कहीं 150 आगे बढ़ेंगे और 150 इधर भी अंदर जाएगा। डाउट? अगर इमेज से समझो, तो जो मेरा डोर है ये मेरा 1.2 मीटर का ओपनिंग, क्लियर, और यहां से 150 mm इस साइड, 150 mm इस साइड, ठीक है। फिर डोर टू के लिए भी 150 mm इस साइड इन करेंगे, इस बीम को जिसको लिल्टन बोलते हैं, और 150 mm इस साइड भी इन करेंगे। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, डोर का 1.2 प्लस 150 mm प्लस 150 mm, तो 300 mm और ऐड होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर। विड्थ ऑफ द आइटम, क्योंकि दीवार सेम है तो 0.3 ही रह जाएगा, 0.3। और ये वाला है कि आपका लिल्टन जो डोर के ऊपर है उसका डेप्थ तो ले लिए, ये हाइट कितना, तो ये भी 150 ही रख लेते क्योंकि मेंशन नहीं है, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो, बट 150 मैक्सिमम होता है। हम लिल्टन हमेशा 4 इंच से 5 इंच, मैक्सिमम 6 इंच का प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वैसा मेंशन नहीं किया है, तो आप चाहो तो 6 इंच पे बना सकते हो। 6 इंच कहने का मतलब ये होता है कि 150 mm, ठीक है। 1 इंच 25.4 mm होता है, 25.4 mm इक्वल्स टू 1 इंच। तो अगर आप राउंड फिगर में लेके चलो, तो राउंड फिगर में हम लोग 25 mm को 1 इंच मानते हैं, तो 6 इंच को हम लोग 150 ले लेते हैं। क्लियर? तो हाइट पे अगर आप चाहो तो 150 रख सकते हो, तो रखने के लिए 1.150 आ जाएगा। और विंडो के ऊपर कितना, तो विंडो मेरा ऑलरेडी 1.4 था, और 0.15 लेफ्ट साइड, 0.15 राइट साइड एड ऑन होगा, तो यहाँ पे जो लिल्टन आएगा तो वो हो जाएगा 1.4 प्लस 0.3, तो 1.7। तो ये लिखाएगा 1.7। वॉल मेरा था 0.3 का थिकनेस, और हाइट अभी डिसाइड हम लोग कर लिए हैं कि 0.15 लेके चलेंगे 150 mm का।
तो ये आ जाएगा इसका डाटा। तो अब इसको कर देते हैं मर्ज। यहाँ लिख देते हैं टोटल डिडक्शन इक्वल टू लगा देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं इसका सम इक्वल टू सम, तीनों को जोड़ देंगे। 1 2 3 4, चारों को ऐड कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड। और ये जो वैल्यू आएगा ये अगेन मीटर क्यूब में आएगा, तो मीटर क्यूब लगा देते हैं। इसके बाद एक लास्ट आएगा, पिछले वाले में कितना लिए थे? 0.15 ही लिए थे, है ना। तो टोटल ब्रिक वर्क आफ्टर डिडक्शन, तो इसको कॉपी करते हैं, वहां लाते हैं, इन तीनों को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, डन। तो टोटल ब्रेक वर्क, स्पेलिंग गलत था, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू के हो गया, डब्ल्यू ओ आर के हो गया। तो टोटल ब्रेक वर्क आफ्टर डिडक्शन कितना, तो हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू, देखो ब्रिक वर्क फाउंडेशन में किए थे तीनों, ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे प्लस सेकेंड फुटिंग प्लस थर्ड फुटिंग प्लस जो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर था उसको भी ऐड करेंगे। तो G9 G10 G11 और G13 को हमने ऐड किया, इसमें फिर माइनस करेंगे ये तीनों को, तो माइनस G20, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, यस। तो इतना मीटर यूनिट लिखना मस्ट है, यूनिट छूटेगा नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, 49.3675 मीटर क्यूब आपको ब्रिक वर्क लगेगा। कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन पे तो आपका हाँ सर, सॉल्यूशन यहाँ पे, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आया सर, बोल रहे। कौन वाला पॉइंट नहीं समझ में आया बच्चा? कुछ नहीं सर। पिछला क्लास किए थे? कुछ नहीं सर। अब बताइए किसका गलती है। कोई बात नहीं, आप क्लास नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लिंक भेज देंगे, प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे डला हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, समझ में आएगा। क्या नाम से है सर यूट्यूब में? बता रहे हैं। और सेंटर लाइन मेथड से इससे बड़ा क्वेश्चन जेओटी में नहीं पूछता, या तो जेओटी आपसे एक रूम का लिए पूछेगा या 2 रूम के लिए आपको एस्टिमेशन देगा, इससे बड़ा नहीं देता है क्योंकि लिमिटेशन होता है ना टाइम का। एक और क्वेश्चन होता है, जैसे ये था आपका सॉरी वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। एक और क्वेश्चन कराएंगे इसी मेथड से, फ्रेम स्ट्रक्चर का। फ्रेम स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि जहां पे एंड होता है वहां पे कॉलम आता है, ठीक है, पिलर आएगा, बीम आएगा, तो जहां कॉलम जहां, आएगा सर का। हाँ क्या बोले? पिलर भी वगैरह आता है। हाँ, तो जो पिलर पे लोड। बिल्डिंग बनता है उसका एस्टिमेशन अलग होता है, ठीक है। ये लोड हाँ। बेरिंग स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर में क्या था कि पूरा हम नीचे में इतना 1.2 मीटर थिक का हम नीचे ब्रिक वर्क किए, फिर 0.9 का किए, 0.8 का किए, 0.5 का किए, फिर 0.3 का ऊपर आए, तब हम 0.3 पे आए जमीन से ऊपर। तो इसमें ईटा बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगता है, और तीसरा चीज है कि ये ज्यादा हाइट तक हम नहीं ले जा सकते। फ्रेम स्ट्रक्चर में है कि कम टाइम में जल्दी जल्दी फ्रेम बन जाता है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, और हम उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं, G+5 G+6, है ना, 10-10 फ्लोर 15 फ्लोर जितना चाहे उतना हम बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फाउंडेशन डिजाइन करके, तो उसका भी एस्टिमेशन करेंगे क्वेश्चन। बट अभी जी ये सर। 2 क्वेश्चन हुआ है, इसको आप लोग सारे पे सॉल्व करके रखिए।
थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं अब। तो देखो, अब थ्योरेटिकल पोर्शन में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। ठीक है, ये सब एकदम दिमाग में आप लोग का रहना चाहिए। आज का टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर क्या होता है। एमसीक्यू में भी पूछता है और आपको डिफाइन में भी देता है एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। एज अ सिविल इंजीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिमेशन का, और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी। तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लोर एरिया टू टोटल प्लॉट एरिया। हर एक फ्लोर पे कितना एरिया है उसको हम लोग टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड करते हैं। क्लियर? होता कैसे है, देखो, अगर मेरा प्लॉट है 200 का, 200 मीटर स्क्वायर का मेरा प्लॉट है, और मेरा जो फ्लोर एरिया है वो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन जो किया है वो 1000 मीटर स्क्वायर तक ही किया है, तो मेरा फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो जाएगा कि फ्लोर एरिया को हम टोटल प्लॉट एरिया से, जमीन जितना है मेरे पास उससे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा मेरा वैल्यू 0.5। मतलब 50% ऑफ द एरिया इज फ्लोर एरिया। अब समझो, अगर इफ above construction is of 4 story, what is FAR? मतलब जो मेरा 1000 मीटर स्क्वायर का फ्लोर एरिया ग्राउंड पे था, सेम टू सेम अगर हम 4 तल्ला हम बिल्डिंग बना दे तो मेरा FAR का वैल्यू क्या आएगा। तो एक फ्लोर में हमने यूज किया 1000 मीटर स्क्वायर, और टोटल हमने 4 तल्ला बनाया, तो मतलब 4000 हो गया ना। मेरा फ्लोर एरिया कितना हो गया, 4000। प्लॉट एरिया मेरा कितना था, 2000 मीटर स्क्वायर। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो आपका 8000/2000, तो ये हो जाएगा वैल्यू 2। इसमें डाउट है किसी को? एनीवन हैविंग डाउट? और रिपीट अगेन प्लीज। बिल्कुल कर देते हैं। देखो, आपके सर, पास, हाँ बोलिए। वहाँ जो लिखे हैं 50% ऑफ एरिया इन फ्लोर एरिया, वहाँ कैसे है 50%? आपके पास आपका खेत है 2000 मीटर स्क्वायर का, आपने उसमें कंस्ट्रक्शन किया 1000 मीटर स्क्वायर का, तो आधा ही यूज किया ना बिल्डिंग बनाने के लिए, तो पचास हाँ परसेंट सर, सिंपल। ठीक है समझ। ठीक है। हाँ, गौरव को भी ठीक। डाउट था, बताते हैं। देखो, जो जमीन है आपका 2000 मीटर स्क्वायर है। क्लियर? प्लॉट एरिया कहने का मतलब ही होता है कि आपके पास कितना जमीन है, पहला चीज। दूसरा, फ्लोर एरिया कहने का मतलब होता है कि आपने जमीन पे कितना कंस्ट्रक्शन किया, कितना एरिया को यूज किया बनाने के लिए। ठीक है, ये कहलाता है आपका फ्लोर एरिया। और फ्लोर एरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन पे जो बना है उसी को काउंट करते हैं, नहीं। ये जो फ्लोर एरिया है ये हर एक फ्लोर का एरिया को मिला के काउंट होता है। मान लो आप नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम बनाए, फिर उसके ऊपर भी एक और रूम बनाए, और उसके ऊपर भी एक और रूम बनाए, तो टोटल 3 रूम बनाए ना। तो तीनों का एरिया को ऐड करेंगे, वो कहलाएगा टोटल फ्लोर एरिया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कहता है कि जो ऊपर वाला जो एरिया था मेरा, अगर सेम एरिया पे और सेम फ्लोर एरिया से हम 4 तल्ला बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, जो मेरा ग्राउंड पे हमने 1000 मीटर स्क्वायर बनाया, ऐसा हम 4 तल्ला बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि मेरा फ्लोर एरिया कितना है। तो ग्राउंड पे 1000 और ऐसा ऐसा 4 तल्ला, तो टोटल 4000 डिवाइडेड बाय मेरे पास जमीन कितना है, तो जमीन 2000 है, 2000 मीटर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, तो वैल्यू आएगा 2। तो फ्लोर एरिया रेशियो
फ्लोर एरिया रेशियो ये कहलाएगा 2। कोई दिक्कत है? अब बताते हैं एमसीक्यू में क्या पूछते हैं। एमसीक्यू में आपसे पूछ देगा कि क्या फ्लोर एरिया रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है ना। बट अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना कि हर एक एरिया पे गवर्नमेंट फ्लोर एरिया रेशियो डिसाइड किए हुए है। मान लो एयरपोर्ट है तो वहां पे फ्लोर एरिया रेशियो बहुत मैक्सिमम होता है ना, तो 1.2 1 1.5 ऐसे होता है। कहने का मतलब कि हम वहां पे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर आपके पास 1000 मीटर का प्लॉट है तो आप ज्यादा से ज्यादा G+1 ही कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ हाइट पे भी रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्लाइट जब उड़ेगा तो ये डर रहता है ना कहीं टकरा ना जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर्ड होते हैं। बट अभी आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है कि ये सब टर्म क्या क्या है। तो बताओ, प्लॉट एरिया, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो, तीन टर्म में कोई दिक्कत? एनीवन? सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड। अब इसमें समझो कि क्या होता है। पहला हम लोगों ने देखा था कि प्लिंथ एरिया मेथड था, कि हमको स्क्वायर फीट में रेट पता था, 1800 2000 इस आसपास से हम मल्टीप्लाई कर देते थे, निकल जाता था। बट अब समझो कि आपको बनाना है G+15 स्टोरी, मतलब ग्राउंड तो रहेगा ही, प्लस 15 तल्ला बिल्डिंग और हाइट पे जाएगा। ऐसा बिल्डिंग बनाने के लिए एक अलग से रेट चलता है जिसको बोलते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड, जहाँ पे बाय वॉल्यूम होता है। इट इज मोर सुटेबल टू बी अप्लाइड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जो मल्टी स्टोरी कहने का मतलब ही है कि हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है, कि जिसमें सिर्फ ग्राउंड नहीं होगा, उसके ऊपर और भी फ्लोर एड ऑन रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग अप्रोक्स कॉस्ट निकालते हैं वो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कहने का मतलब कि जितना मेरा साइट है, अगर हम पीछे आए तो जैसे मान लो ये मेरा है कंस्ट्रक्शन एरिया, जो कहलाएगा ये प्लिंथ एरिया होगा। मतलब प्लिंथ मेरा यहाँ से यहाँ है ना, ठीक है। इस पे जो कंस्ट्रक्शन होगा और कितने हाइट तक होगा, उसको हम, अगर हम इसका लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होगा बिल्डिंग का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा? डाउट? पूरा बिल्डिंग का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस बिल्डिंग का वॉल्यूम को का एक रेट होता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको अप्रॉक्स रेट मिल जाएगा। दिक्कत? दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट इन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड। ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है कि अगर हमको कोई भी रफ एस्टिमेट करना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट रेट मेथड। वीवीआई क्वेश्चन भी बता दीजिएगा सर। क्या बोले? वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ये आएगा एग्जाम में। हाँ, वो सब बताते चलते हैं बच्चे, ठीक है टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं। ठीक है, सर सर्कुलेशन एरिया पढ़ना है हम लोग को। सर्कुलेशन एरिया में है ही क्या, पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा। बेसिक ऐसा एरिया जिसके थ्रू आप बिल्डिंग में ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा एरिया। जैसे कि क्या हो गया, स्टेयर क्या करता है, आपको नीचे से ऊपर ले जाता है, आपको सर्कुलेट कर रहा है। जहाँ पे लिफ्ट लग गया वैसा एरिया, जहाँ पे लैंडिंग आ रहा है, कॉरिडोर्स है, लॉबीज है, जो एक रूम से दूसरे रूम में आपको कनेक्ट कर रहा है, उस टाइप का एरिया सर्कुलेशन एरिया। सिंपल तो है, बना के लिख देना आंसर। एग्जाम्पल में ये लिख दिया तो आपको भी पता है कि कॉपी में इतना कोई पढ़ने नहीं जा रहा, आपने एग्जाम्पल सही लिख दिया तो आपका आंसर सही है, नंबर मिल जाएगा। सही बात है। फोर्थ सेमेस्टर में इतना तो समझ ही गए होगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है यूनिट रेट मेथड।
अब मान लो हमको कोई काम करना है, वापस आ जाओ। इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय कंसीडरिंग द यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम। जैसे कि मान लो स्कूल बनाना है, तो हम वहां पे रेट दे दिए 5,000 पर स्टूडेंट, या फिर क्लासरूम के अकॉर्डिंग हमने रेट दे दिया, या फिर बेंच के अकॉर्डिंग रेट दे दिया। ठीक है, हॉस्पिटल बनाना है तो नंबर ऑफ बेड के अकॉर्डिंग बोल दिया कि 50,000 पर बेड के हिसाब से लगेगा। ठीक है, ये सब चीज एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपका जो आइटम्स वगैरह अलग से मंगाना रहता है, वो सब में ये सब चलता है। ठीक है, अगर मान लो थिएटर बनाना है, स्टेडियम बनाना है, तो वहां पे हमने रेट दे दिया कि 1,00,000 रुपया पर सीट। अब 10,000 का कैपेसिटी होगा तो 10,000 गुना 1,00,000। ठीक है, वाटर टैंक बनाना है तो 50,000 रुपया पर लीटर। तो किसी भी एक यूनिट पे चेक करना, हमेशा ना कोई यूनिट आ रहा है, कोई एक यूनिट, जैसे नंबर ऑफ बेड, नंबर ऑफ सीट पर लीटर। अगर ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज का स्पैन बोलते हैं। ठीक है, कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस पर जो बीम आएगा वही स्पैन कहलाता है। ठीक है, तो यूनिट रेट मेथड कहने का ही मतलब है कि उसका यूनिट रेट से हम लोग पैसा कैलकुलेट करेंगे। In this method, estimate is made by considering the unit rate of different item. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है टिपिकल पे मेथड। अब ये मेथड कहाँ चलता है? ये ज्यादातर चलता है आपका ब्रिजेस में। देखो ये क्या वही है? सवाल का हाँ, क्या बोले? कुछ नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In this method, estimate is made by considering the cost of the bay. बे कहने का मतलब यही वाला स्पैन। देखो ये ब्रिज मान लो, तो एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, इसके ऊपर ये आपका फ्लाईओवर। तो यहाँ पे जो स्पैन आएगा इसी को बे बोलते हैं। ठीक है, तो टिपिकल बे मेथड, ये रेट हमेशा आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन में चलता है। अगेन ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है। क्लियर? तो इसमें हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जितना नंबर ऑफ स्पैन रहेगा, मतलब नंबर ऑफ बेज रहेगा, उससे हम इसका रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान लो एक यहाँ से यहाँ तक बनाने का, सेंटर से सेंटर तक बनाने का रेट हुआ तुम्हारा 20 लाख रुपए, 20 lakhs। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कितना स्पैन होगा उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक है। इसी में आता है, एक टर्म आता है कि लमसम। While preparing an estimate, it is not possible to work out the detail of PT item. Insignificant with respect to civil engineering. बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई चीज का एस्टिमेट करना है, बट वो सब बहुत छोटा छोटा आइटम है। तो क्या करेंगे कि हम एक रफ एस्टिमेट दे देते हैं कि इसमें लगभग इतना खर्चा आएगा। जैसे कि ज्यादातर इसमें क्या होता है ना कि पाइप्स वगैरह का जो काम होता है, पाइपिंग जो होता है आपका, प्लम्बिंग वाला काम, वो सब में भी बहुत सारा छोटा छोटा आइटम रहता है। कहाँ कहाँ पे बेंड आ रहा है, वो सारी चीजें का कैलकुलेशन होता है। तो उसका हम लोग एक लमसम वैल्यू दे देते हैं, जिसको बोलते हैं लमसम। कोई दिक्कत? अगला एक बेहतरीन टर्म है जिसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। ये आपका प्रोजेक्ट का 3 से 5% का एड ऑन रहता है। ये क्या होता है कि कंटीजेंसी क्या होता है, समझो, इमरजेंसी टाइप का कोई काम, कि कुछ हादसा हो गया, ब्रिज गिर गया। अब गिरा तो डैमेज हुआ, डैमेज हुआ तो उस पर खर्चा लगेगा ना दोबारा बनाने पे। तो हम लोग थोड़ा सा सेफ साइड से, प्रोजेक्ट तो मान लो कॉस्ट हुआ 10 लाख, तो हम उसमें 3 से 5% उसका और ऐड कर लेते हैं, और उतना का बिलिंग बनाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी वैसा डैमेज होता है तो हम इस पैसे से उसको कवर कर सकें। ठीक है, मान लो आपने फाउंडेशन बनाया, कॉलम खड़ा किया, फर्स्ट फ्लोर तक ठीक गया कॉलम, और ऊपर में दीवार से आगे पीछे हो गया।
या फिर यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा क्या किया कि जब इस पे छत डाले तो हम इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड करने के लिए मान लो डिजाइनर बोला कि आप यहाँ से जो सामने छत निकालोगे वो आप 8 फीट निकाल दो, ठीक है। ये बोल दिया कि इतना इतना दूर तक निकाल दो। अब इतना दूर आप निकालोगे, एक्स्ट्रा छत को हवा में लटकेगा चारों तरफ से, तो ये कभी ना कभी तो टूट के गिर जाएगा ना, फेल करेगा। और अगर ऐसा करना है तो फिर आपको पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, इंजीनियर बुलाना पड़ जाएगा, वो सब भी खर्चा है। साइट पे कुछ गलत काम हो गया, जैसे कि आपका पिलर आपको देना था इस जगह पे, थोड़ा सा इधर आ गया, तो फिर तो उसको तोड़ के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वैसा जब कोई गलती होता है तो उसको भी कवर करने के लिए हम लोग 3 से 5% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि कुछ भी वैसा हो तो हम लोग पैसा को बैलेंस कर सके, ठीक है, काम ना रुके। स्पेशलिस्ट विजिट ऑन साइट, अर्थक्वेक ही आ गया तो क्या कर लेगा, स्लैब गिर गया, ठीक है। तो ऐसा आइटम को हम लोग 3 से 5% टोटल प्रोजेक्ट का कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग कंटीजेंसी बोलते हैं, जो इमरजेंसी अमाउंट होता है। कोई दिक्कत? ये अलग अलग टर्म है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ये मेरे टोटल प्रोजेक्ट का 1.5 से 2% होता है ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो हाँ, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट certain services are required, expenses of which is paid from the work charge establishment। अगर आप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो वहां पे क्योंकि देखो मटेरियल तो बहुत सारा था ना, आपको रखना पड़ेगा वहां पे एक वॉचमैन, सिक्योरिटी कैमरा, या सुपरवाइजर को रखे हैं, उसको भी तो पेमेंट करना है ना। तो ये भी एड ऑन होता है, जिसको बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, और ये पूरे प्रोजेक्ट का 1.5 से 2% होता है। आपको परसेंटेज रखना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। डेली अगर एक बार इस नोट्स को रीड भी कर लोगे ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगला है टूल्स एंड प्लांट्स। टूल समझिए, राइट, इज द कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन परचेस्ड और हायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आप चाहे भाड़े पे लेके आओ या खरीद के लाओ, तो वो भी तो इस पे ऐड ऑन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आइटम मेरे को 1 से 1.5% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पड़ता है, टूल्स एंड प्लांट्स। क्लियर? अगला होता है कि डिपार्टमेंटल कॉस्ट क्या होता है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट को इंजीनियरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ये टोटल 10 से 15% होता है प्रोजेक्ट का। इसमें क्या इंक्लूड होता है? घर बनाने का तो अलग खर्चा है, बट उससे पहले डिजाइनिंग भी तो होता है। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग फॉर सर्टेन वर्क लाइक डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड सुपरविजन। कोई दिक्कत? जो डिजाइन का पार्ट है उसका भी तो पैसा लगता है ना। स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हो तो उसको स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं, उसका भी क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो वो भी डिजाइन होता है स्टाइट प्रो पे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आरसीसी पढ़ रहे हो? डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ स्लैब, फुटिंग एंड स्टेयर, ये पढ़ रहे हो? यही 5 क्वेश्चन तो पढ़ना है। तो ये सब का जो डिजाइनिंग करेगा, फुटिंग, स्लैब, ये सब का, तो उसका पैसा लेगा ना इंजीनियर। ये 10 से 15% होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है? चलो अगला टर्म, अगला है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। जो भी प्रोजेक्ट बना, बिल्डिंग बना, मॉल बना, जो भी बना, ठीक है, तो बनने के बाद उसमें आप
पानी का सप्लाई के लिए पाइप सारा जाएगा, सैनिटरी के लिए पाइप जाएगा 4 इंच 6 इंच, दो तरह का आता है साइज, इससे बड़ा भी आता है। सीवेज का लाइन जाएगा, वेस्ट वाटर का जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर का लाइन चलेगा एक। तो ये सब जो आपका जितना भी पानी का काम होता है और सैनिटरी का काम होता है, ये सब टोटल प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 8% कॉस्ट बैठता है। ठीक है, तो ये 8% एड ऑन जाएगा। प्लस अब बिल्डिंग बना तो अंधेरा तो नहीं रहेगा ना, लाइटिंग का काम होगा, सारा स्विच बोर्ड फैन वायर, ठीक है, सारे पॉइंट्स, एसी का पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट, ये सारे भी आपका ऑलमोस्ट 8% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट करता है। डाउट है? अब मजेदार चीज बताते हैं कि सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई से एक एमसीक्यू पूछ सकता है, जिसमें आपको पूछेगा कि कितना परसेंट होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो 8%, इलेक्ट्रिफिकेशन भी 8%, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये 7 से 9% भी वैरी कर सकता है। बट ये इन जनरल है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रफ एस्टिमेट, ठीक है, अप्रोक्स एस्टिमेशन कर रहे हैं ना। तो ये 8% चलता है। अगर डिटेल में करेंगे तो जितना तार लगेगा, जितना आपका फैन लगेगा, जितना आपका स्विचेस लगेगा, प्लग लगेगा, बोर्ड लगेगा, सारा एक एक चीज को ऐड करेंगे, वो कहलाएगा डिटेल एस्टिमेट। अभी हम लोग अप्रोक्स देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग 8% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। कोई दिक्कत? और ये एकदम स्टैंडर्ड डाटा है ये। आप जब प्रोजेक्ट में आप पूरा डिटेल एस्टिमेट भी करोगे ना, तो 8% के आसपास ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, एक अप्रोक्स एस्टिमेट बनाइए बिल्डिंग का, जिसका टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल द बिल्डिंग एज 5000 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर है, यूजिंग फॉलोइंग डाटा। प्लिंथ एरिया का रेट दिया हुआ है आपको, 5000 पर मीटर स्क्वायर से काम होगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका हम पैसा लेंगे 5000 रुपया, और टोटल कितना बन रहा है 5000 स्क्वायर मीटर। तो टोटल कितना होगा, तो 5000 को स्क्वायर मीटर को 5000 का रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? देखो, 20 लाख होगा तो सर 2 करोड़ 50 लाख। हाँ 2.5 करोड़ होगा, 25 लाख। तुम तो सीधा 90% पैसा खा गया बाबू। हालेलुया ऐसा सर। ऐसा एगो जीरो हटाएगा तो बहुत नुकसान होगा। चलो देखो, प्लेन एरिया 5000 गुना 5000, तो तीन तीन का आपका 6 जीरो, तो डायरेक्ट 25, तो 1/10 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 2.5 करोड़ का आपका हुआ यहाँ से रेट। इसमें क्या क्या एड ऑन होगा अब वो देखते जाओ। 8%, देखो पहला वाला पॉइंट के लिए, ये जो पहला पॉइंट था, यहाँ के लिए यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिए, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब 8% ना, और लिखा हुआ भी है कि 8% से हमको कैलकुलेट करना है। तो 8% ऑफ 2.5 करोड़ वो निकालेंगे। उसके बाद बोलता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, 8% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो 8% आपका इसके लिए भी निकलेगा, इस पैसा पे 2.5 करोड़ का 8% थर्ड नंबर के लिए भी निकलेगा, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए। आर्किटेक्चरल फीचर्स जो काम हो रहा है वो है आपका 1%, तो 8% इसका और निकलेगा, चौथा नंबर। 1% के लिए मतलब क्या, 1/100 इंटू 2.5 करोड़, ठीक है। पांचवा है कि कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब क्या, इमरजेंसी वाला, अगर कुछ अनहोनी हुआ या हमको कोई सुपरवाइजर को बुलाना पड़ा, तो वो सब का चीज वो 3% दिया है, ठीक है। तो 3% निकाल लेंगे 2.5 करोड़ का। उसके बाद सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज क्या होता है, 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो पहले हम सबको ऐड करेंगे, 2.5 करोड़ प्लस ये 8%,
आपका वाटर सप्लाई का, 8% आपका पानी सप्लाई का, सॉरी 8% यहाँ वही पानी सप्लाई वाटर सप्लाई, 8% ये वाला आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज, 1% आपका क्या था आर्किटेक्चरल फीचर को डिजाइनिंग वगैरह का अलग से पैसा, कंटीजेंसी 3%, इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आपका ऑलमोस्ट 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। और सुपरविजन चार्ज जो होता है इस टोटल पे लगता है 8%। क्लियर? तो इस 3 मिलियन का हम 8% और निकालेंगे, फिर उसको इस 3 मिलियन पे जोड़ देंगे, तो 3 मिलियन का 8% होता है आपका ऑलमोस्ट 24 लाख रुपया। तो टोटल कॉस्ट हुआ आपका 3 करोड़ 24 लाख रुपया। ये आप टोटल कैलकुलेशन मैनुअली कीजिएगा कॉपी में। क्लियर? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो सारा आएगा डिटेल एस्टिमेट का। क्लियर? और हम लोग जो यहाँ पे कर रहे थे ये वाला सारा न्यूमेरिकल में काम, ये सारा आपका है डिटेल एस्टिमेट का काम। यहाँ पे क्योंकि हम लोग हर एक चीज का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे थे, है ना। ये होता है आपका डिटेल एस्टिमेट। और ये जो शीट बना हुआ है, सीरियल नंबर, आइटम नंबर, लेंथ, वेट, हाइट, क्वांटिटी, यूनिट, रिमार्क, इस शीट का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं मेजरमेंट शीट। क्लियर? सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टोटल क्वांटिटी, रिमार्क। क्लियर? और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, जब आप क्योंकि न्यूमेरिकल कर लिए हो तो हम आपको एक शीट शो करते हैं। ये वाला कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब कि निचोड़ के काम होता है। तो ये कहाँ से लेके आएंगे, तो जैसे एक ही समझना, the surface dressing on the ground including removing vegetation, making of undulation and inequalities not exceeding 15 centimeter in depth or height, including disposal of rubbish up to 1.5 meter lift, lead up to 50 meter, at least 5 meter away from the dressing area। समझ में तो नहीं आया होगा, हिंदी में बताते हैं। पहला जो काम करते हैं, गड्ढा तोड़ने से पहले हम साइट क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे काम करोगे उसको साफ तो करोगे, घास वगैरह है वो सब को तो छील के सब ऊपर वाला लेयर को हटाएंगे ना, तो वो कहलाता है साइट क्लीनिंग। तो पहले जो हम एस्टिमेट किए वहां पे हम निकालते हैं यहाँ पे टोटल साइट क्लीनिंग कितना होगा। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट पर अगर चेक करोगे तो यहाँ आते हैं, तो टोटल साइट क्लीनिंग जो आप करोगे कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक करोगे, और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो जो ये था हम मान लो इतना किए, ठीक है, तो हम इतना एरिया का साइट क्लीनिंग किए, तो ये आ गया आपका मान लो 5 चौके 20, 4 या 12, मान लो आपका ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 30 मीटर स्क्वायर जो एरिया हुआ, तो हम यहाँ पे इसका क्वांटिटी में लिखेंगे 30 मीटर स्क्वायर। और साफ करने का झारखंड, सॉरी ये छत्तीसगढ़ का है, वहां का रेट है अभी 7.2 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो 30 इंटू 7.2 करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट ये वाला शीट होता है जहाँ पे हम लोग पैसा का कैलकुलेशन करते हैं। एस्टिमेशन शीट वो शीट होता है जहाँ पे हम लोग सारा मटेरियल का क्वांटिटीज निकालते हैं। तो ये वाला तो आप लोग के लिए नहीं था, ये वाला शीट है फिलहाल आप लोग के लिए, जो हम यहाँ पे मटेरियल का क्वांटिटीज निकाले। जो क्वांटिटीज निकाले वो था यहाँ पे ब्रिक आपका 49.36 मीटर क्यूब। अब इसका जो हम एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे उसमें हम लोग पैसा निकालेंगे। ठीक है, इतना मीटर क्यूब को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रेट लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो दो चीजें था, मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। ये भी पूछता है कि मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है।
आप क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर ये शीट बना दिए और एब्स्ट्रैक्ट शीट ये बना दिए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ से उठ के आएगा? जैसे यहाँ पे जो था मेजरमेंट शीट से ही यहाँ पे क्वांटिटी आता है, उसका यूनिट रेट होता है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कॉस्ट निकल जाएगा। कराएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टॉपिक समझ में आया या नहीं ये बता दो। यस डाउट? सर। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सर और कितना देर क्लास चलेगा? थक गया क्या? नहीं सर, थोड़ा काम था इसलिए। 2 मिनट रुक जाओ, कंक्लूड कर देते हैं। देखो, डिटेल एस्टिमेट का कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक अब डिस्कशन कर दिए हैं, तो इस पेज को खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट क्या कहता है? सर हाँ बोलिए। सर IS कोड 1200 जो है वो पढ़ना है नहीं? नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टॉप कर सकते हो बिना पढ़े भी। चलो आगे बढ़े। तो डिटेल एस्टिमेट है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट इन 2 स्टेज। 2 स्टेज कौन सा? पहला हम लोग मटेरियल निकालेंगे कितना लगेगा, फिर उसका रेट निकालेंगे, यही लिखा हुआ भी है। इन फर्स्ट स्टेज, वर्किंग ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट। जो अलग अलग क्वांटिटीज होगा मटेरियल का या आइटम का बोलो, जो प्रोजेक्ट में लगेगा, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ईटा कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, ये सारा चीजें जो निकालते हैं, वो सारा चीज हम लोग पहले करते हैं। उसके बाद इन सेकेंड स्टेज, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज वर्कआउट। फिर हर एक का कितना पैसा लगेगा वो निकालते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ आइटम इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ मेजरमेंट शीट एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट। समझ में आया? जो क्वांटिटी निकालते हैं वो मेजरमेंट शीट में निकालते हैं, और जो पैसा निकालते हैं कॉस्ट ऑफ आइटम, वो एब्स्ट्रैक्ट शीट में निकालते हैं। डाउट है यहाँ तक तो बोलो। ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्लास मिले।